सर आज का हमारा टॉपिक है कर्सर। और कौन सा कर्सर? तो एक्सप्लिसिट कर्सर। तो मैं जाता हूं सर, पहले डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर कर्सर C1 इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिख लेता हूं। उसके बाद एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूं। इसका जो टाइप है ईएमपी परसेंट रो टाइप, मतलब इसका ये होता है कि ये एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगा। कौन सा वेरिएबल? एक्स नाम का वेरिएबल एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगा। मैं जाता हूं, आप तो जानते हैं सर, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर नहीं होती। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके नाम से जानी जाती है? तो C1 के नाम से जानी जाती है। अब मैं जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं ओपन C1। मैं क्या लिख लेता हूं? ओपन C1। जब ओपन C1 लिखेंगे तो इसकी जगह C1 की जगह क्या फायर होगा? ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होगी। क्या फायर होगी? ये सिलेक्ट स्टेटमेंट अब फायर होगी। सारी रो फेच करके लाएगा, पॉइंटर को पहले रो में ले जाके सेट कर देगा, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर हमें वो रो चाहिए तो हम बोलेंगे फेच फेच C1 इनटू फेच C1 इनटू एक्स। तो क्या करेगा? वो उठाएगा और एक रो उठा के एक्स नाम के वेरिएबल को दे देगा, जो एक रो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो देखो मैं उसको प्रिंट करता हूं, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और मैं यहां जाता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं एक्स डॉट ई नेम, सॉरी, यहां लिख लेता हूं नेम जो रहेगा, बोलेंगे एक्स डॉट ई नेम पाइपलाइन। फिर नेम के बाद ई नेम हो जाता है एम्प्लॉय नेम, या फिर ईएमपी एनओ ले लेते हैं नेक्स्ट वाला, ईएमपी एनओ, ईएमपी एनओ एक्स डॉट ईएमपी एनओ। उसके बाद तीन कॉलम तो एटलीस्ट ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं सेल। तो हम जाते हैं एक्स डॉट सेल। और उसके बाद ठीक है, तीन ही चीजें ले लिए। उसके बाद फेच किया था, डिक्लेयर किया, ओपन किया, फेच किया, और उसके बाद मैं कर देता हूँ क्लोज और कर्सर का नाम क्लोज। और मैं क्या कर देता हूँ? कर्सर का नाम। इस तरह से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के बाद मैं बोल देता हूँ कि सर देखो, एक और एक्सेप्शन होता है व्हेन अदर्स। कहीं नहीं गया, कोई भी एक्सेप्शन आया तो ये अदर्स में चला जाता है। अदर्स, अदर्स भी होता है। ये अभी नहीं देना अदर्स, मैंने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, व्हेन लिख दो, वैल्यू अंडरस्कोर एरर देन, व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, बोल देगा चेक यूर इनपुट डेटा। ये एक्सेप्शन आया तो ठीक है, और नहीं आया और फिर भी एक्सेप्शन आया तो एक कॉमन एक्सेप्शन व्हेन अदर्स, कहीं नहीं जाएगा। और अगर एक्सेप्शन आया और पहले वाले में नहीं गया तो अदर्स में जाना ही जाना है, व्हेन अदर्स देन आप लिख सकते हो प्लीज चेक यूर डेटा। ओके, मैं इंटर करता हूं, मैं एंड लिखता हूं। देखो सर, मैं स्लैश करता हूं, क्या बोलता है, ईएमपी एक्स का ईएमपी नाम का टेबल है, परसेंट रो टाइप।
कर्सर C1 इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये मेरा पुराना है। फिर C1 into X, वही तो लिख रहे हैं सर, गलत क्या कर रहे हैं फिर, चल क्यों नहीं रहा है ये? ऐसा तो नहीं किए, हटा दिया है नहीं। तो हम जाते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। कुछ देखो सर, उसने क्या किया, एक रो फेच करके लाया, दिखा आपको? क्योंकि आपने बोला ना, आपने फेच किया, तो फेच एक समय में कितनी रो लाता है, एक रो, और पॉइंटर को नेक्स्ट रो में ले जाके सेट कर देता है। और फेच ये स्टेटमेंट चली, एक रो लाया, एक्स ने उसका नाम, उसका नंबर और सैलरी क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताइए सर, अगर मुझे मल्टीपल रो चाहिए तो फिर मैं मल्टीपल टाइम्स फेच लिखता हूं, देखो कैसे काम करेगा वो। डिक्लेयर, ये एक रो लाया, फिर जाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट रूल आएगा, फिर जाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट रूल आएगा, फिर जाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट रूल आएगा, फिर जाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट रूल आएगा। ऐसे सपोज करो मैंने 5 बार दे दिया। अब मैं जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज कर्सर, उसके बाद एक्सेप्शन। अब देखो सर, जब मैं रन करूंगा तो वेरी गुड। हम जाते हैं, डिक्लेयर फेच, फेच C1 into X, ठीक है ना, C1 into X, फेच, फेच, ठीक है, इतना चलेगा। उसके बाद क्लोज, देखो सर, फेच 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हो कितनी रो मिल रही है, टोटल 5 रो मिल रही है। सर समझ में आया आपको? जितनी बार आप फेच लिखोगे उतनी बार वो रो क्या करके लाता है, फेच करके लाता है। कुछ समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब देखो कैसा है, जब पता चला कि बार बार फेच, तो हमको थोड़ी पता है सर कितनी रोज और क्या है, हमने तो ऐसे ही अंदाजे से लिख दिया फेच। लेकिन सर हो सकता है 2 रो भी हो सकता है 4 रो भी हो, कितनी भी रो हो सकती है, हमें नहीं पता। इसलिए सर, इसीलिए एक लूप लाया गया, इसलिए एक लूप लाया गया, और उस लूप का नाम रखा गया कर्सर फॉर लूप। उसे बोला गया कर्सर फॉर लूप। ये कर्सर फॉर लूप क्या करता है सर? तो ये कर्सर फॉर लूप क्या क्या करता है समझो। ये कर्सर फॉर लूप, इट विल टेक केयर, इट विल टेक केयर, किन किन चीजों का केयर करता है? पहली बात, कर्सर को ओपन करना, ओपन कर्सर, ये उसका भी केयर करता है। उसके बाद दूसरी चीज, कर्सर को फेच करना, ये वो भी चीजें करता है, फेच कर्सर। और तीसरी चीज क्या करना, तो क्लोज कर्सर, तो कर्सर को क्या करता है, क्लोज भी करता है। मतलब इट विल टेक केयर, ओपन भी करता है, फेच भी करता है और क्लोज भी करता है। ओपन भी करता है, फेच भी करता है, और मतलब हमें ना ओपन करने की लिखने की जरूरत, ना हमें फेच करने की जरूरत, और ना हमें क्लोज करने की जरूरत। ये सारी चीजों का केयर कौन कर देता है?
कर्सर फॉर लूप कर देता है। तो देखिए अब मैं इसी प्रोग्राम को कैसे चेंज करता हूँ। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसी प्रोग्राम को, हाँ ये कर्सर का सिंटेक्स कैसा है वो देख लिए। कर्सर का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, फॉर वेरिएबल का नाम वेर इन कर्सर नेम और लूप, और उसके बाद जो भी है आपका लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद आई थॉट एंड लूप होता है, देखते हैं सिंटेक्स कुछ रहा तो। फॉर वेर, तो सर ये जो आप वेर देख रहे हो ना, ये वेर, इसका जो टाइप है, इसका जो टाइप है सर, वेर का जो टाइप रहेगा ना, इसका जो टाइप रहेगा, इसका जो टाइप रहने वाला है, इस वेरिएबल का टाइप, इसका टाइप रहने वाला है परसेंट रो टाइप। परसेंट रो टाइप कैसा चलेगा पता है? ये कैसे काम करेगा देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एक्स इन C1 लूप, और जो भी लॉजिक आप लिखोगे इसके अंदर चलेगा। उसके बाद आता है एंड लूप। तो पता है क्या होगा, जाएगा ये एक रो उठा के लाएगा, इस वेरिएबल को दे देगा और नेक्स्ट रो में ले जाके सेट कर देगा। हमें कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ओपन करना, फेच करना और क्लोज करना, तीनों चीजों का केयर कौन करेगा? ये कर्सर फॉर लूप करेगा। तो हम जाते हैं इसी प्रोग्राम को, हम देखो कैसे चेंज करते हैं। डिक्लेयर कर्सर एक्स का टाइप बिगिन। अब हम ओपन लिखते थे ना, ओपन भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम जाएंगे बोलेंगे फॉर एक्स इन C1 लूप, और मैं जाता हूं सीधा लिख देता हूं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था, एक सेकंड, ऑलरेडी तो लिखा हुआ था, ये वाला डेटा मैंने लिख देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सिस्टमैटिक कर देता हूँ क्योंकि एक ही बार लिखना है ना। तो नेम पहले मैं लिख लेता हूँ EMP-NO, तो यहाँ पर आ जाएगा x.EMP-NO। उसके बाद क्या आएगा ई नेम, तो x.ENAME। उसके बाद सैलरी, तो x.salary। और उसके बाद एक और चाहिए, एक और दे सकते हैं DEPT-NO, तो x.DEPT नहीं लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं एंड लूप। तो पता है सर क्या होगा, ये ओपन करना, फेच करना और क्लोज करना, अपने आप कर्सर को क्लोज भी कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक एक्सेप्शन लिखना है, तो कहीं नहीं गया, तो यहाँ व्हेन अदर्स, कोई भी एक्सेप्शन आया तो अदर्स में चला जाएगा, अदर्स देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, हम बोल लेते हैं डेटा इनवैलिड। उसके बाद एंड, उसके बाद स्लैश। देखो सर डेटा लाया कि नहीं लाया, सारी रो लाया मैंने। क्या फेच लिखा, क्या मैंने क्लोज किया, क्या मैंने ओपन लिखा, बताइए सर। नहीं सर। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों का केयर किसने किया? कर्सर फॉर लूप ने किया। तो कर्सर फॉर लूप एक इस तरह का लूप है जो स्पेशली बनाया गया है, जो एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए ही काम करता है, क्योंकि उसमें उस तरह से स्टेटमेंट होती है, कर्सर का नाम लिखा जाता है। ये ओपन करना, फेच करना और क्लोज करना, तीनों चीजों का केयर कौन करता है? कर्सर फॉर लूप। सर क्या इसके बगैर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन वही है
फिर क्या बोलते हैं, और भी तरीके हैं बताने के, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको ये बताना मुझे जरूरी था। तो देखो तीनों चीजों का केयर कौन करता है, कर्सर फॉर लूप ही करता है। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरह से कर्सर फॉर लूप क्या करता है, काम करता है सर। अब देखिए सर, अगर इसमें कर्सर फॉर लूप में प्रीवियस एग्जांपल में हम ये सारी चीजें लिखते थे, ओपन करना, फेच करना, क्लोज करना। आपको कहीं यहाँ पे दिखा क्या, ओपन लिखा क्या मैंने, फेच लिखा क्या कहीं, या क्लोज लिखा क्या कहीं कर्सर को लेके? नो सर। नहीं लिखा। फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी आंसर्स आ रहे हैं, फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरनल इन सब चीजों का केयर ऑब्वियस है ना सर। अगर आपने कर्सर को डिक्लेयर किया है तो आपने डिक्लेयर किया ही इसलिए कि आप ओपन करोगे, फेच करोगे और क्लोज करोगे। ऐसे केस में इन सारी चीजों का केयर कौन कर लेता है, कर्सर फॉर लूप करता है, कर्सर फॉर लूप करता है। ओके, एनी डाउट? बाकी लोगों को कोई डाउट है? सर इस लूप में हम कंडीशन नहीं लगा सकते क्या? मीन्स हमको अगर पूरा डेटा नहीं चाहिए है तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो मैं कंडीशन लगा के बताता हूँ आपको। जैसे मैं गया डिक्लेयर कर्सर, ये लिखने के पहले मैं जाता हूं और मैं यहां लिख दूं कि इफ एक्स डॉट सेल, सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3000 वाले होंगे, समझ रहे हो बात को? देन अगर होगा ऐसा तो जाना, और जाने के बाद लिख देना, जाना और अब प्रिंट कर देना। तो मुझे बताओ, एक्स में एक एक रो आएगी, तो वो चेक करते जाएगा, जिसकी सैलरी 3000 या 3000 से ज्यादा है वही रो प्रिंट करो। इस प्रीवियस वाले में आप देखोगे ना, तो देखो सैलरी 1600 थी, वो नहीं आएगी। 3000 वाले आएंगे, 1200 वाला नहीं आएगा, 1200 वाला नहीं आएगा, 900 वाला नहीं आएगा। तो एक दो तीन, उस हिसाब से तो सिर्फ 3 लोग आने चाहिए। उस हिसाब से फिर कितने लोग आने चाहिए, 3 लोग आने चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो सर, आपका बिजनेस लॉजिक तो चलेगा ही ना। हमेशा आप सारा डेटा थोड़ी लेके आओगे। आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप स्पेसिफिक लेके आओगे। मैंने भी आज तक नहीं लिखा, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि हम लिख सकते हैं। हम जाएंगे एंड लूप, हम यहाँ पे लिख लेते हैं और हम जाते हैं एक्सेप्शन। तो देखो क्या हुआ, स्पेसिफिक 3 ही रो आई। सर समझ में आया आपको? यस सर। और सर वो रो परसेंट रो टाइप भी नहीं समझा है। परसेंट रो टाइप अभी बता रहा हूं मैं आपको कि क्या है करके, ठीक है? अब देखो कैसा है, अब हम बताने जा रहे हैं पीएल एसक्यूएल डेटा टाइप। तो जिसमें सबसे पहला है एक सेकेंड ना, इट इज अ डिग्री पता है तो हम पहले हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर, उसके बाद हम देखेंगे वो क्या है। एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर, एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर की बात करें तो एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर में आता है परसेंट फाउंड, सेकंड आता है परसेंट नॉट फाउंड, और थर्ड आता है परसेंट इज ओपन, परसेंट इज ओपन। और जो फोर्थ आता है, जो फोर्थ आता है वो आता है परसेंट रो काउंट, परसेंट रो काउंट। तो चलिए सर हम ये पढ़ते हैं, इसके बेस पर हम प्रोग्राम भी लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, परसेंट फाउंड, परसेंट नॉट फाउंड, परसेंट इज ओपन, परसेंट रो काउंट। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर की, एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर में ये 4 क्या है? तो इन चारों में से जो 3 है ना सर शुरुआत के, ये बुलियन टाइप है, ये बुलियन टाइप है। ओके, ये बुलियन टाइप है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे या तो ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। दिस विल
this will return true. This will return true if cursor fetch the rows. जब कर्सर रो फेच करके लाता है, अगर लाएगा तो ऐसे केस में ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। दिस विल रिटर्न ट्रू इफ कर्सर फेच द रोज। फाउंड, परसेंट फाउंड मतलब रो मिली, सो दिस विल रिटर्न ट्रू इफ कर्सर फेच द रोज। अगर कर्सर ने रो फेच करके लाया तो ये रो लाया, तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। इफ इट फेच द रोज इट रिटर्न ट्रू। परसेंट नॉट फाउंड, ये उसका ऑपोजिट है। दिस विल रिटर्न ट्रू इफ देयर आर नो रोज फाउंड। अगर वो एक भी रो फेच करके, अगर रो फेच करके नहीं लाया, तब ये रिटर्न करता है ट्रू। और ये कब रिटर्न करता है ट्रू? जब ये रो फेच करके लाता है। और परसेंट इज ओपन, दिस विल रिटर्न ट्रू sorry, if cursor is already open. If cursor is already open, ये कब रिटर्न करता है ट्रू? जब कर्सर ऑलरेडी क्या है? ओपन है, इज ओपन, परसेंट इज ओपन। दिस विल रिटर्न ट्रू इफ कर्सर इज ऑलरेडी ओपन। अगर कर्सर ओपन है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब सर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, परसेंट रो काउंट। परसेंट रो काउंट क्या रिटर्न करता है? दिस विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। दिस विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा? सॉरी, दिस विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू क्या करता है? रिटर्न करता है। सो इट विल चेक हाउ मैनी number of rows has been processed. कितनी नंबर ऑफ रोज पर प्रोसेसिंग हुई? दिस विल रिटर्न ट्रू, दिस विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। इट विल चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज हैज बीन प्रोसेस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितनी रोज पर प्रोसेसिंग हुई, ये रिटर्न करता है। सर याद करो, जब मैं रो डिलीट करता था तो ऐसे केस में हम लिखते थे ना परसेंट रो काउंट। सो इन केस ऑफ इम्प्लिसिट कर्सर का नाम नहीं होता ना, तो उस केस में कैसा लिखा जाता है? उसके केस में लिखा जाता है एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। क्या लिखा जाता है? एसक्यूएल परसेंट रो काउंट, ऐसा लिखा जाता है इम्प्लिसिट कर्सर में। इन केस ऑफ इम्प्लिसिट कर्सर में ऐसा लिखा जाता है। और इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर के केस में क्या लिखा जाता है? एक्सप्लिसिट कर्सर के केस में लिखा जाता है कर्सर का नाम सपोज C1 है, तो C1% रो काउंट, C1% रो काउंट। क्या किया जाता है? रो काउंट लिखा जाता है इस तरह से। तो अगर इम्प्लिसिट है तो SQL% रो काउंट, और एक्सप्लिसिट है तो C1% रो काउंट। तो याद रखिए सर, एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर में 4 आते हैं। परसेंट फाउंड, ये रिटर्न ट्रू तब करता है जब रोज मिलती हैं, मतलब जब तक रोज मिलेंगी रिटर्न करेगा ट्रू, उसके बाद रिटर्न करेगा फॉल्स। परसेंट नॉट फाउंड उसका उल्टा है, ये रिटर्न ट्रू तब करता है इफ देयर आर नो रोज। अगर रोज नहीं मिली तब ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। परसेंट इज ओपन, ये रिटर्न ट्रू तब करता है जब कर्सर ऑलरेडी ओपन है। और परसेंट रो काउंट, ये क्या करता है? ये चेक कर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है पहली चीज तो। ये तीनों बुलियन रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, लेकिन ये इंटीजर रिटर्न करता है। और ये चेक करता है कि कितनी रोज पर प्रोसेसिंग हुई है। कितनी रोज पर प्रोसेसिंग होने का मतलब क्या? प्रोसेसिंग मतलब मे बी इंसर्ट हो सकता है, मे बी अपडेट हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है,
अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है और सिलेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कितनी रोज पर प्रोसेसिंग होगी ये इस तरह से डिसाइड करता है। ओके, अब जैसे ये एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर की कैटेगरी में आते हैं सर, वैसे ही मैं आपको एक और चीज पढ़ाना चाहता हूँ। वो आते हैं दो चीजें, वो उनकी किस कैटेगरी में आते हैं मैं देख के बताऊंगा, लेकिन उसमें से पहले आता है परसेंट। परसेंट टाइप होता है, और जो सेकंड होता है, वो होता है परसेंट रो टाइप। परसेंट रो टाइप होता है सर। आप समझो कि इनका टाइप क्या मायने रखता है, इनका टाइप क्या मायने रखता है, तो मैं बता दूं सर। क्या होता ना परसेंट टाइप, ये क्या करता है, ये एक वैल्यू होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। एक वैल्यू होल्ड करने की कैपेसिटी मतलब क्या होता है समझो। जैसे देखो, मैंने बोला डिक्लेयर, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला डिक्लेयर, और मैंने क्या बोल दिया, ध्यान देना, मैंने बोल दिया कि जो x नाम का वेरिएबल है ना, उसका डेटा टाइप अगर मैं ऐसा लिखूंगा नंबर ऑफ 4, आप क्या बोलोगे सर, x नाम का वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, क्या है बताइए। नंबर। नंबर है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख दूं x नाम का वेरिएबल है, उसका जो डेटा टाइप है ना, वो emp, नाम का जो टेबल है ना, उसमें जो ename नाम का टेबल है, उसका जो डेटा टाइप है वही टाइप x का हो जाए। तो मुझे बताओ x का डेटा टाइप क्या हुआ। फिर से सुनो, x नाम का वेरिएबल है, इसके पहले मैंने यहाँ नंबर लिखा, तो आपने क्या बोला सर, उस डेटा का टाइप क्या हो जाना चाहिए, नंबर। लेकिन अब मैं नंबर हो गया, अब मैं बता रहा हूँ x नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उसका डेटा टाइप होना चाहिए emp नाम का जो टेबल है, उसमें जो ename नाम का कॉलम है, उसका जो टाइप है, डेटा का टाइप वही x का हो जाए। तो x का डेटा टाइप क्या हो गया, तो आपका आंसर रहेगा सर जो इनेम का डेटा टाइप है वही टाइप किसका हो गया, एक्स का हो गया। किसका हो गया, एक्स का। एक्स का। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं y और बोल देता हूं emp डॉट सेल परसेंट टाइप, तो बताइए क्या समझ में आया आप लोगों को। सर जो सैलरी का डेटा टाइप होगा वो वाई का डेटा टाइप होगा। एग्जैक्टली तो मुझे बताओ, कल के चल के अगर सैलरी का डेटा टाइप चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y का भी चेंज होगा या नहीं होगा। यस सर। कल को चल के इनेम का डेटा टाइप चेंज हो गया तो वाई एक्स का चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो लेकिन ये याद रखना, परसेंट टाइप ना सिर्फ एक कॉलम की बात करता है, एक कॉलम की बात करता है। वैसे ही अगर मैं यहां जाऊंगा और बोलूंगा एक्स ईएमपी परसेंट रो टाइप, ईएमपी परसेंट रो टाइप, तो इससे ये पता चलता है एक्स नाम का जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या हो जाए, जो ईएमपी का टाइप है। तो सर ईएमपी का टाइप क्या है, अगर आप जाओगे और आप देखोगे डीईएससी ईएमपी, तो ईएमपी का टाइप है कि ईएमपी में इतने कॉलम आते हैं, ईएमपीएनओ, ई नेम, जॉब, सेल, मैनेजर, कॉम, डिपार्टमेंट नंबर। तो इससे ये पता चलता है ये भी एक्स एक रो कंप्लीट, एक रो होल्ड करने की क्या रखेगा, कैपेसिटी रखेगा सर। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।